चलो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि विद इन फ्यू आवर्स हम आपके सारे टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कराते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी हम आपको कोशिश करेंगे विद इन 10 to 15 आवर्स 10 to 15 आवर्स में आपको पॉलिटी रिवाइज करा देंगे, ताकि जो पॉलिटी के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से आपके ऑलमोस्ट 10 to 13 सही हो जाए। ठीक, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन करेंगे आर्ट एंड कल्चर करेंगे, फिर एंशिएंट मेडिवल करेंगे। उसके बाद जिन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो है आपका इकोनॉमिक्स, फिर इन्वायरमेंट, क्लियर, और लास्ट में साइंस करेंगे। तो जो हमारा बेसिक पिलर्स होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के लिए, ये अपन कवर करेंगे। पैरेलली अपन क्या करेंगे? पैरेलली हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। क्या करेंगे? करंट अफेयर्स करेंगे। बट ये करंट अफेयर्स भी कैसा होगा? ये करंट अफेयर्स भी कैसा होगा बेटा? इट विल बी ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज होगा। ठीक है, राइट। तो विद इन आपका 15 मार्च आज डेट है, 15 मार्च से लेके 25 मई तक हम आपका सारा का सारा प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, चाहे वो स्टैटिक हो, राइट, या फिर आपका करंट अफेयर्स हो, उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ओवरऑल आइडिया ये है, ओवरऑल आइडिया क्या है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराना, इज एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, सीसैट को लेके बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। सीसैट को लेके बिल्कुल भी नहीं डरना है, राइट। मेरा स्कोर सीसैट में ठीक ठाक रहा, मोर देन 110 के आसपास भी कई बार आया है। ठीक है, और ये सीसैट अपन उसी ऑब्जेक्टिव से देते हैं कि हमें 67 मार्क्स लाने हैं, राइट। तो अपन कोशिश करेंगे कि सीसैट में 100 नंबर तो किसी भी दिन आ जाए, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो। तो उस एफर्ट को भी अपन एनालाइज करेंगे, सीसैट वगैरह की भी प्रिपरेशन करेंगे। बट प्रीलिम्स पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे स्टैटिक के सब्जेक्ट हैं उनको करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएट करके, उसको करंट अफेयर्स के साथ बार बार रिवाइज करके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब ये है कि जैसे ये पॉलिटी हो गई, पॉलिटी में आपसे प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछता है, तो प्रियम्बल का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपसे फंडामेंटल राइट पूछता है, फंडामेंटल राइट के कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। आपसे फिर डीपीएसपी वो पूछता है बार बार, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता है, उसके बाद आपसे पार्लियामेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे पंचायत से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट से, फिर वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गवर्नर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता दो क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछते हैं आपसे। फिर आपसे पूछते हैं फेडरलिज्म के बारे में बता दो, कौन से फेडरल फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स नहीं है। बात समझ में आया? उसके बाद आपसे कई बार इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड बातें पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार आपसे और भी मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं, और ये मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं ना बेटा कुछ नहीं होते, ये वही टॉपिक जो होते हैं जो करंट अफेयर्स में है, जो करंट में न्यूज़ में रहते हैं, आपसे ये टॉपिक पूछ लेते हैं। अपन इतनी सारे टॉपिक्स करेंगे, पूरी की पूरी पॉलिटी को रिवाइज करेंगे विद इन 10 to 15 आवर्स। और आई कैन बेट ऑन दिस, आपने जहाँ भी कोचिंग की है ऑनलाइन और ऑफलाइन, इतना कंसोलिडेटेड, ठीक है, और इतना टू द पॉइंट आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 120 प्लस जीएस में थे, और सीसैट में भी 140 भी आए हैं कभी कभी। बात समझ में आया? तो इतनी बातें हैं, अपन आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ हूँ टिल द टाइम ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फ्रॉम 15th मार्च टू 25th मई। वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटी। बात समझ में आया?
चलो, तो सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। देखो, एक बात समझना, हर सब्जेक्ट का एक डोमेन होता है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका एक डोमेन होता है। जैसे आप हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो इवेंट्स पढ़ते हो। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, इवेंट पढ़ते हो, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हो, साइकोलॉजी में इमोशंस वगैरह को पढ़ते हो, ह्यूमन बिहेवियर वगैरह को पढ़ते हो। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हो, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? अपन जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं ना, जब भी अपन पॉलिटी पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का, इंडिविजुअल के बीच के रिलेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा डोमेन किसका है, पॉलिटिकल साइंस का डोमेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटिटी होती है पॉलिटिकल साइंस में वो है स्टेट। तो सबसे पहले अपन ये समझ लें कि स्टेट क्या होती है, ठीक है। स्टेट को डिफाइन बड़े सिंपल टर्म में किया जाता है। स्टेट इज अ सोवरेन जियोग्राफिकल एंटिटी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये डेफिनेशन आपको ना नेट पे मिलेगा ना किसी बुक में मिलेगा। ये रादर 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको एकदम समराइज मैनर में यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। स्टेट क्या है, स्टेट है सोवरेन है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी। स्टेट एक ऐसी ज्योग्राफिकल एंटिटी है जो कैसी है, सोवरेन। जब भी आपसे ज्योग्राफी पूछा जाए तो आप ज्योग्राफी से क्या क्या डिड्यूस कर सकते हो। ज्योग्राफी से अपन डिड्यूस कर सकते हैं, एक तो रिसोर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या होना चाहिए सर, पॉपुलेशन होना चाहिए, ये भी सही बात है सर। और क्या होना चाहिए सर, बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए सर, एरिया होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए सर, गवर्नमेंट भी हो सकती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कंपोनेंट हैं स्टेट के, ये यही सारे हैं कि रिसोर्स होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, बाउंड्री और एरिया होनी चाहिए, और गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, पीपल पढ़ते हो। जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, रिसोर्स पढ़ते हो। जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, बाउंड्री और एरिया ही तो पढ़ते हो, फिजिकल फीचर्स पढ़ते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्योग्राफिकल एंटिटी में सब कुछ आ गया जो स्टेट में हो सकता है। और सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? एब्सोल्यूट ऑथोरिटी का क्या मतलब हुआ? एब्सोल्यूट ऑथोरिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसी पावर है, ऐसी ऑथोरिटी है जो इंडिपेंडेंट है। कैसी है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग, ऑल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब ये डिसीजन या तो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारी ऑथोरिटी है, अगर वो एब्सोल्यूट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो किसी भी और बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वैसे ज्योग्राफिकल एंटिटी को क्या कह देंगे, वैसे ज्योग्राफिकल एंटिटी को कह देंगे स्टेट। बात समझ में आई बेटा? बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है सोवरेन। अगर कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी अगर वो सोवरेन नहीं है तो उसको स्टेट नहीं मानेंगे। यूपीएससी ने रीसेंट ट्रेंड स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी में, खास करके अपन जब पढ़ाते थे 2016-17 में, तो जो फेलो एजुकेटर हुआ करते थे, जो फेलो सीनियर टीचर्स हुआ करते थे, वो हमारी ना मतलब लिटरली मजाक पढ़ाया करते थे। ये तो PSIR की चीजें पढ़ा रहा है, स्टेट पढ़ा रहा है, राइट्स पढ़ाता है, ड्यूटी पढ़ाता है। एंड फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड ना यूपीएससी ने लगातार बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है। उसने स्टेट में भी पूछा, राइट्स के बारे में पूछा, ड्यूटीज के बारे में पूछा, राइट्स और ड्यूटीज के बीच में रिलेशन भी पूछा, ठीक है, इक्वलिटी भी पूछा, लिबर्टी भी पूछा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो यूपीएससी आपसे हर साल पूछेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लो, ये सारे कॉन्सेप्ट उसने पूछ चुका है, तो अब इनके बीच का इंटरलिंकिंग वो आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? इंटरलिंकिंग पूछेगा कि लिबर्टी इक्वलिटी में क्या अंतर है। जस्टिस का कॉन्सेप्ट अभी तक पूछा नहीं उसने, तो जस्टिस पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल, ठीक है। तो अपन ऐसे ही चीजों को एनालाइज करेंगे। 8 इयर्स हो गए मुझे ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। और वी विल डू मिरेकल, मतलब इस वीडियो सीरीज के बाद आपको पता चलेगा कि कंटेंट होता है क्या है, ठीक है। आपने अभी स्टेट पढ़ा, आप लोगों ने पॉलिटी कर लिया होगा, आप लोगों ने सारे टेस्ट भी लगा लिए होंगे, शायद विजन के टेस्ट लगा लिए होंगे, बाजीराव के टेस्ट लगा लिए होंगे, बट आपको स्टेट की डिफिनेशन समझने में दिक्कत आई होगी।
तो एक बार आप मुझे बताना जरूर कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी, आपको स्टेट समझ में आया या नहीं आया। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है सोवर्जिनिटी का। सोवर्जिनिटी का मतलब मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इधर सोवर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि इट इज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, मेकिंग बॉडी है ये। बात समझ में आया? डिसीजन मेकिंग बॉडी का क्या मतलब? वही रिपीट होगा, एक्सटर्नल डिसीजन भी ले सके और इंटरनल डिसीजन भी ले सके। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। एक्सटर्नल डिसीजन का क्या मतलब है? इंडिया को एनपीटी साइन करना है कि नहीं करना है? इंडिया को इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड होगा? इंडिया जब ये एक्सटर्नल डिसीजंस लेती है तो किसी और अथॉरिटी पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं डिपेंडेंट है। इंटरनली हमें डिमोनेटाइजेशन करना था, हमें जीएसटी करना था, राइट? हमने किसी और अथॉरिटी से पूछा क्या? नहीं पूछा। तो इन दोनों बातों से प्रूफ होती है कि इंडिया क्या है? इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। इंडिया कैसी कंट्री है सर? इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। अब देखो 1947 के पहले अपन सोवरेन थे क्या? बिल्कुल नहीं थे सर, सोवरेन नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे पास एक फॉरेन पावर थी, ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, जो हमें गवर्न किया करती थी। बहुत सारे एक्ट वगैरह लाके, कई चार्टर एक्ट आए, कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए और उससे हमें रेगुलेट करती थी। जब हमें एक फॉरेन पावर रेगुलेट करेगी, जब हमें एक फॉरेन गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, जैसे इंडिया को किया जाता था 1947 से पहले, तो उस बॉडी को, उस एंटिटी को क्या कह देंगे? नॉन सोवरेन, या फिर डोमिनियन कह देते हैं, या फिर कई बार कॉलोनी वगैरह कह देते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे पॉलिटी के बाद तो ये सारी चीजें और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगी। सोवर्जिनिटी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इट सिंपली मींस कि एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग जिस बॉडी के पास है उसको क्या कह देंगे? सोवरेन कह देंगे। इंटरनल डिसीजन भी ले सकता है और एक्सटर्नल डिसीजन भी ले सकता है। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट और दूसरा पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्जिनिटी। तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए जरूरी है कि आपको स्टेट समझ में आए। तो स्टेट समझ में तो आ गया ना सर? स्टेट क्या है? स्टेट है सर हमारा, देखो ध्यान से, सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। लेवल, एक बार थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल जब मिलता है तो क्या बनता है? मैं क्लासेस में पूछता हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं कपल बनता है। कपल नहीं बनता बेटा, फैमिली बनता है। दो इंडिविजुअल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? फैमिली बन जाएगा। फैमिलीज से क्या बनती हैं? सोसाइटीज बनती हैं। सोसाइटी से क्या बनती हैं? सोसाइटी से आपकी स्टेट बनती है। यही तो है। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को। इंडिविजुअल का जो डिसीजन मेकिंग है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? वो डिपेंडेंट होता है उसके सेल्फ बिलीफ पे। सेल्फ बिलीफ पे, ठीक है, उसके मोरल सिस्टम पे, मतलब उसको जो सही लगेगा वो करेगा। उसका जो भी मोरल सिस्टम होगा उस पर डिपेंड करता है। उसके वैल्यू सिस्टम पे, जैसे उसने वैल्यू एक्वायर की होगी अपने लाइफ में, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेगा। फैमिली किससे ड्रिवन होती है? फैमिली ड्रिवन होती है फैमिली वैल्यू से। फैमिली वैल्यू से, फैमिली वैल्यू से ड्रिवन होने का क्या मतलब? कई फैमिली ऐसी होती हैं जहाँ पे अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा वाली बातें होती हैं। कई फैमिली बहुत लिबरल होती हैं। कई फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है। कई फैमिली में सेम कास्ट में लव मैरिज अलाउड है। कई फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। कई फैमिली में लव मैरिज अलाउड नहीं है। कहने का क्या मतलब है? हर फैमिली की अलग अलग फैमिली वैल्यूज हो सकती है और सारी फैमिलीज जो होती हैं वो अपने फैमिलीज वैल्यू से ही ड्रिवन होती हैं। उसके बाद होती है सोसाइटीज। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी जो डिसाइड करती है वो अपने सोशल वैल्यूज पे करती है। सोशल वैल्यूज पे करती है। कहीं पे पॉलीगैमी एक्सेप्टेड है, कहीं पे नहीं एक्सेप्टेड है। वेस्टर्न सोसाइटी में सेम सेक्स मैरिज एक्सेप्टेड है, इंडिया में ठीक है लीगली एक्सेप्टेड हो सकता है बट सोशली तो एक्सेप्टेड नहीं है। विडो के जो राइट्स है वो सोशली एक्सेप्टेड बहुत सारे सोसाइटी में नहीं है। विमेन के जो राइट है वो बहुत सारे इंडिया की सोसाइटी है जहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, खाप पंचायत वगैरह जैसी जो बातें आप देखते हो ये सब क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही तो ये सारे हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है उनके डिसीजन मेकिंग चेंज होती है। और ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि उनके सोशल वैल्यूज अलग अलग होते हैं। हमने इंडिविजुअल देख लिया, हमने फैमिली देख लिया, हमने सोसाइटीज देख लिया। अब अपन देखते हैं स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट तो मैंने बता दिया, स्टेट एक सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी है।
बट स्टेट किससे चलेगा? क्या स्टेट इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम से चलेगा? आंसर है नहीं। क्या इंडिविजुअल फैमिली के बिलीफ सिस्टम से चलेगा? आंसर है नहीं। क्या स्टेट जो है वो सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम से चलेगा? आंसर है नहीं। स्टेट किससे चलेगा? स्टेट चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए अपन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? अपन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं एकदम सिंपलेस्ट टर्म में, इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का जो सुप्रीम लॉ है उसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब किसी भी कंट्री के अंदर, ध्यान से देखना, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग की स्किल खराब हुआ करती थी बट ये बहुत प्यारी बनी है। किसी भी कंट्री में क्या होता है? कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, और भी सोशल ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं, सोशल रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉज होते हैं, क्या होते हैं फिर? रूल्स होते हैं, ठीक है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल ऑब्लिगेशन, ये सब कुछ होता है एक कंट्री के अंदर। अब जो ये कस्टम्स हैं, जो ये ट्रेडिशंस हैं, जो ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जो ये रूल्स हैं और जो ये लॉज हैं, वो किसी भी स्टेट में किसके हिसाब से होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो these laws, these rules, these customs, these traditions will be declared unconstitutional। उनको क्या डिक्लेयर कर देंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और फिर इस लॉज का, इन कस्टम्स का, इन ट्रेडिशंस का कोई भी लीगल स्टैंड नहीं होगा कंट्री के अंदर। मतलब अगर आपको स्टेट में रहना है, अगर आपको कंट्री में रहना है, तो आपको किसके हिसाब से रहना होगा? आपको रहना होगा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से। और वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल पॉलिटी बेसिक एकदम आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए ना। अपन ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टेट का, फिर अपन ने पढ़ा सोवर्जिनिटी का, फिर हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। अब चलते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि सर गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट क्या होती है, ध्यान से देखना। गवर्नमेंट जो होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। जो हमारी स्टेट है ना, जो हमारी स्टेट है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और आइडियल कॉन्सेप्ट है। मतलब स्टेट ठीक है, स्टेट को इमेजिन कर पाना, स्टेट को फील कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप इंडिया एज ए स्टेट नहीं इमेजिन कर सकते हो, आप पाकिस्तान एज अ फेल्ड स्टेट नहीं इमेजिन कर सकते हो। ये सारी लिखने की बात है, ये सारी आइडियोलॉजिकल बात है। बट स्टेट का जो मैनिफेस्टेशन है, स्टेट का जो मैनिफेस्टेशन है ना बेटा, स्टेट का जो रियलिटी है, स्टेट की जो रियलिटी है वो कहाँ झलकती है? वो उसके इंस्ट्रूमेंट में झलकती है, जो क्या है? गवर्नमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया एज ए स्टेट, तो आप बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ इंडियन गवर्नमेंट, अगर मैं आपसे कहूँ इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे मोदी जी आ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का रियलिटी है, स्टेट की रियलिटी है, ठीक है। स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू स्टेट ऑपरेट करेगा। स्टेट किसके थ्रू ऑपरेट करेगा? गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट करता है, ठीक है। स्टेट क्या है? मैनिफेस्टेशन है किसका? स्टेट। मतलब गवर्नमेंट क्या है? मैनिफेस्टेशन है किसकी? स्टेट की। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू स्टेट ऑपरेट करती है, स्टेट ऑपरेट करेगी। बात समझ में आया? इतनी सी कहानी थी जहाँ पे हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। गवर्नमेंट क्या है? एक स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो ऑपरेट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। और सोवर्जिनिटी क्या है? सोवर्जिनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग। स्टेट क्या है सर? सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए। और ये लेक्चर सीरीज का नाम क्या है? लेक्चर सीरीज का नाम है यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स चल रही है भैया, प्रीलिम्स के लिए। कौन से साल के लिए? 2023 के लिए। कब से कब तक चलेगी? 15 मार्च से 25 मई तक ये चलेगी। अब देखो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट समझ लो। सबसे पहले एक बात समझो, जो लॉ होती है ना, ठीक है,
लॉ के 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? लॉ के जो डायमेंशन होते हैं वो एक बार सुन लो। सबसे पहले लॉ का एक डायमेंशन होता है फॉर्मुलेशन। पहले लॉ आप फॉर्म तो करो, फॉर्मुलेशन। दूसरा क्या है लॉ का? फॉर्मुलेशन के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। और थर्ड क्या होता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब कोई भी कंट्री चलती तो लॉ के हिसाब से है ना, सोशल वैल्यू से चलेगी नहीं, सोशल रिचुअल से चलेगी नहीं, चलेगी किससे? लॉज के हिसाब से। तो लॉज के लिए सबसे पहले आपको लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ बनाने वाली जो ऑर्गेन है गवर्नमेंट की, उसको बड़े सिंपल टर्म में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। मतलब लॉ मेकिंग पावर किस बॉडी के पास है? लेजिस्लेचर के पास है। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन किस बॉडी के पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। लॉ की वैलिडेशन किसके पास है? जुडिशियरी के पास है। वैलिडेशन का क्या मतलब हुआ? वैलिडेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि हमने जो लॉज बनाई हैं, क्या ये लॉ जो हमारी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है? बात समझ में आया? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा तो जुडिशियरी उसको वैलिडेट करती है कि हाँ हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, कोई दिक्कत इस लॉ में नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का क्या काम होता है? जो लॉ फॉर्मुलेट हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव है। फॉर्मुलेट का मतलब क्या होता है? लॉ का फॉर्मेशन कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। बात समझ में आया? तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हो गए? 3 ऑर्गन हो गए। सबसे पहला क्या? लेजिस्लेचर। दूसरा क्या? एग्जीक्यूटिव। और तीसरा क्या? जुडिशियरी। बात समझ में आई? बड़ी सिंपल सी बातें हैं ना, लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? सर लॉ को फॉर्मुलेट कर दो। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? सर लॉ को इम्प्लीमेंट कर दो। जुडिशियरी का क्या मतलब है? लॉ को वैलिडेट कर दो। काम खत्म। ये लॉ के 3 डायमेंशन हो गए और यही 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो गए। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा कहाँ गया? दूसरा अपना ये हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया, और तीसरी अपनी वैलिडेशन की काम कौन करेगी? जुडिशियरी करेगी। तो इस तरह से हमने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट खत्म कर लिया। उसके बाद से सेपरेशन ऑफ पावर। देखो सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। फ्रेंच का फिलोसफर था मॉन्टेस्क्यू ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास दिया था। ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखो ऐसा समझ लो, सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि जो जुडिशियरी है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो तुम्हारी लेजिस्लेचर है, ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे अगर लेजिस्लेचर का काम क्या है? फॉर्मुलेशन काम है। अगर लेजिस्लेचर का काम फॉर्मुलेशन है तो लॉ फॉर्मुलेशन केवल और केवल कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, जुडिशियरी नहीं करेगा। अगर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किसका काम है बेटा? एग्जीक्यूटिव का काम है, तो लेजिस्लेचर नहीं करेगा, जुडिशियरी नहीं करेगा। जुडिशियरी का काम अगर लॉ का वैलिडेशन करना है तो ये काम एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, ये काम लेजिस्लेचर नहीं करेगा। मतलब जो ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे? दे आर फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। दे आर फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। बात समझ में आया? इनमें क्या है? ये ऑर्गन में क्या है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। मतलब जो जिसका काम है वही करेगा। कंप्लीट सेपरेशन होगा किसका? पावर का। किसके बीच? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेवजह लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर कितनी सी बात है, आपको समझ में आ गई। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेम्बल। ठीक है, तो अपन इस टॉपिक को करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। राइट।